हेलो नमस्कार मित्रों, नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आरती आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था तुगलक वंश के बाद में जो है सैयद वंश था। तो किस तरह से सैयद वंश की दिल्ली सल्तनत में स्थापना होती है और कैसे अंत होता है, ठीक है। इसके बारे में हमने सारी चीज़ें आपसे डिस्कस किया। और तो आज हम जो है आपसे डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, यानी कि दिल्ली सल्तनत में इस वंश के बाद में दिल्ली सल्तनत का संपूर्ण रूप से पतन हो गया और इसके बाद में एक नई जो है हमारे यहाँ हमारे भारत में यानी हिंदुस्तान में एक नई जाति जो है एंटर करती है इसकी समाप्ति के बाद में। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए। इसके बाद में यानी कि लोधी वंश के बाद में किस तरह से जो है सत्ता परिवर्तित होती है मुस्लिमों के हाथ में, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले बच्चों क्या है, दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये कि दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश की स्थापना किसने किया था। तो लास्ट उसमें वीडियो में हमने आपसे बताया था कि किस तरह से बहलोल लोधी को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने के लिए आमंत्रित किया गया। इन सारी चीज़ों को हम सिचुएशंस क्या थी हम लास्ट वीडियो में आपके साथ कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो उनको हम ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप लास्ट वीडियो जाकर के देख लेंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं लोधी वंश, जिसमें कि हम जानेंगे कि लोधी वंश की इस दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश की स्थापना किसने किया था। तो लोधी वंश की स्थापना जो है बहलोल लोधी ने किया था। कब किया था? अगर टाइम पूछता है तो 1451 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश की स्थापना कौन करता है? बहलोल लोधी। अगर हम इसकी बात करें बहलोल लोधी यानी लोधी वंश के बारे में, तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। इस लोधी राजवंश के बाद में जो है अन्य कोई भी शासक नहीं, यानी कि पूर्ण रूप से दिल्ली सल्तनत का पतन हो चुका था। तो स्थापना करता है बहलोल लोधी और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक यानी लोधी वंश का अंतिम शासक कहें तो कौन होता है? इब्राहिम लोधी, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के साथ में आक्रमण होता है। बाबर भारत पर अटैक करता है और पानीपत के प्रथम युद्ध में इस इब्राहिम लोधी की हार होती है और भारत में जो है एक मुग़ल साम्राज्य की स्थापना होती है, ठीक है। तो आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले संस्थापक को आप लोगों ने जान लिया। इसका संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। यह जो है प्रथम अफगान राजवंश था। कौन था? प्रथम अफगान राजवंश। इसके पहले जो है कौन से राजवंश थे? ये तो अफगान राजवंश था, लेकिन इसके पहले जो भी शासन सत्ता में आए वो कौन थे? वो तुर्क लोग थे, ओके। और ये कौन था? ये प्रथम अफगान राजवंश था। अगर हम भारत में बात करते हैं कि भारत में अफगान राजवंश कितनी बार जो है राज सिंहासन पर आसीन हुआ, तो प्रथम अफगान के बारे में हमने आपसे डिस्कस कर लिया कि ये लोधी वंश होता है, ये प्रथम अफगान वंश शासक होता है, राजवंश होता है। अगर द्वितीय राजवंश के बारे में बात करते हैं, द्वितीय अफगान राजवंश के बारे में, तो उसकी स्थापना कौन करता है? शेरशाह सूरी करता है। तो शेरशाह सूरी भी जो है एक अफगान होता है और वो भी जो है नए राजवंश की स्थापना करता है, यानी कि द्वितीय राजवंश की स्थापना करता है, ओके। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अब इसके बाद में बहलोल ने तुर्कों की सत्ता समाप्त कर अफगान वंश की नींव डाली। हमने आपसे पहले ही कहा ना कि इन अफगानों के पहले जो है दिल्ली सल्तनत पर कौन शासन कर रहा था? तो दिल्ली सल्तनत पर शासन कर रहे थे तुर्क लोग। तो इन तुर्कों की सत्ता को समाप्त कर इस बहलोल लोधी ने दिल्ली में एक नए राजवंश की स्थापना की, लोधी वंश। और अगर बात करते हैं एक नया राजवंश यानी विदेशी सत्ता, तो वो कौन होता है? अफगान राजवंश की जो है स्थापना की, ठीक है। क्लियर हुआ?
अब अगर हम बात करें कि लोधी वंश में प्रमुख शासक कितने हुए हैं, तो लोधी वंश के प्रमुख 3 शासक हुए हैं। पहला है बहलोल लोधी, जो कि लोधी वंश की स्थापना करता है। दूसरा है सिकंदर लोधी और तीसरा है इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो इस राजवंश के प्रमुख शासक कितने होते हैं? 3। पहला होता है बहलोल लोधी। ये कब से कब तक शासन करता है? तो ये 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है, कौन? बहलोल लोधी। ये अगर पूरे दिल्ली सल्तनत की बात करता है, तो अगर व्यक्तिगत रूप से कहा जाए कि सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक कौन था दिल्ली सल्तनत का, तो ये कौन था? बहलोल लोधी। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी लास्ट वीडियो में तो मैम ने बताया था कि जो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला सबसे लंबे समय तक राजवंश करने वाला कौन सा वंश था, शासन करने वाला कौन सा राजवंश था, वो तुगलक वंश था। तो मैं वंश की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक पर्टिकुलर शासक की बात कर रही हूँ कि अगर पर्टिकुलर एक शासक के बारे में आपसे पूछता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जो है सबसे लंबे समय तक शासन किया, यानी कि पर्टिकुलर एक शासक के बारे में पूछता है, तो वो कौन है? बहलोल लोधी है, जिसने कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन किया। ओके, अगर राजवंश पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया है, तो वो कौन था? वो तुगलक वंश था। ओके, अब क्लियर हो गया ना? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, तो हमने क्या जाना कि इसने जो है सर्वाधिक लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जिसने सर्वाधिक लंबे समय तक शासन किया था। फिर इसके बाद में बैठता है गद्दी पर कौन? सिकंदर लोधी। ये कब से कब तक शासन करता है? ये 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक शासन करता है। फिर इसके बाद में इब्राहिम लोधी आता है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कहें या फिर लोधी वंश का अंतिम शासक कहें। ठीक है, तो इब्राहिम लोधी होता है। इसने कब से कब तक शासन किया? 1517 से लेकर के 1526 ईस्वी तक, यानी बाबर के भारत पर आक्रमण करने के समय तक जो है इसने शासन किया। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच संघर्ष होता है, युद्ध होता है। इसमें जो है इब्राहिम लोधी की हार होती है और इब्राहिम लोधी मारा जाता है और भारत पर एक नया राजवंश स्थापित होता है। वो कौन सा होता है? मुगल राजवंश, यानी मुगल साम्राज्य स्थापित होता है। और वो उसकी मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन करता है? तो बाबर करता है। ठीक है, तो चलिए, ये यहाँ तक की बात थी इन शासकों के बारे में। इसके बाद में पहली बार अगर हम बात करते हैं इन अफ़गानों के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहली बार अगर पूछता है कि इन अफ़गानों के बारे में सबसे पहली बार जानकारी कब मिलती है, तो इन अफ़गानों के बारे में सबसे पहली बार अगर जानकारी मिलती है तो नासिरुद्दीन महमूद के समय में मिलती है। ठीक है, किसके समय पर मिलती है? नासिरुद्दीन महमूद के समय में मिलती है। इस नासिरुद्दीन महमूद के समय में होता क्या है कि नासिरुद्दीन महमूद अपनी सेना में भारी संख्या में इन अफ़गानों की भर्ती करता है। ठीक है, कौन आपसे पूछता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे ज़्यादा संख्या में जो है अफ़गानों की सेना में भर्ती किया था, तो वो कौन था? ये नासिरुद्दीन महमूद था, जिसने जो है दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा अफ़गानों की भर्ती किया था सेना में। वो क्यों किया था? हमने आपको बताया था कि इसी नासिरुद्दीन महमूद के समय जो है तैमूर का आक्रमण होता है, तो इस वजह से तैमूर के आक्रमण होने की वजह से सेना कम पड़ गई और इस वजह से जो है इसने क्या किया था, नासिरुद्दीन महमूद ने अफ़गानों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी सेना में भर्ती करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर बहलोल लोधी के बारे में कि बहलोल लोधी का प्रारंभिक जीवन कैसा था, किस तरीके से इसका बचपन गुजरा। ठीक है, इसके बारे में आपसे हम जानकारी करते हैं। अगर हम बहलोल लोधी की बात करें, आपसे हम पहले ही जानकारी दे चुके हैं आपको कि 1451 से लेकर के 1489 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक कौन था? ये बहलोल लोधी था। ओके,
अब इसके बारे में जानकारी मिलती है, इसके पितामह होते हैं, पितामह का मतलब दादाजी, कुछ लोग बाबा जी बोलते हैं, कुछ लोग दादाजी बोलते हैं। तो इसके दादाजी यानी पितामह इसके जो है कब आते हैं, इनका नाम, पितामह का नाम क्या होता है, मलिक बहराम। मलिक बहराम जो है फिरोज शाह तुगलक के समय जो है भारत आते हैं और मुल्तान में के सूबेदार मलिक मर्दान दौलत के यहाँ जो है क्या कर लेते हैं, नौकरी कर लेते हैं। ओके, पहली बार कब आते हैं, फिरोज शाह तुगलक के समय पर ये भारत आते हैं और भारत आने पर मुल्तान में जो है एक सूबेदार होते हैं मलिक मर्दान दौलत, इनके यहाँ जो है ये क्या करते हैं, ये नौकरी कर लेते हैं। अगर हम बात करें इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था दौराल में और पिता का नाम क्या था, काला शाह नाम था। क्या नाम था, काला शाह नाम था। इनके जन्म के समय की एक स्टोरी है कि इनके ये जब अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तो जब माँ के गर्भ में होते हैं तो इनकी माँ कुछ काम कर रही होती हैं और इन पर जो है छप्पर गिर जाता है। छप्पर आप लोग नहीं समझते होंगे क्योंकि मॉडर्न टाइम है, नहीं जानते हैं। पुराने समय में क्या होता था, जो गांव के लोग होते थे वो लोग जो है घास वगैरह यानी कि घास और पेड़ों की छाल से और बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती थी। ऐसे बारिश से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए ये लोग अपनी छतों में छप्पर बना लेते थे। ठीक है, तो ये छप्पर जो है ये जब अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तो छप्पर इनकी माँ के ऊपर गिर जाता है और जब छप्पर इनकी माँ के ऊपर गिर जाता है इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। अब जब मृत्यु हो जाती है तो इनका जन्म जो है सीजर द्वारा करवाया जाता है। इनकी माँ की मृत्यु के बाद में इनका जन्म सीजर द्वारा करवाया जाता है। तो इस वजह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मध्यकाल में यानी मध्यकालीन इतिहास में या दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस शासक को सिजेरियन बेबी के नाम से जाना जाता है, तो ये कौन होते हैं, बहलोल लोदी होते हैं। सिजेरियन बेबी क्यों होते हैं, इसकी स्टोरी भी हमने आपसे जो है डिस्कस किया। ये स्टोरी क्यों डिस्कस करते हैं, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। अब ये आपको मैंने स्टोरी बता दी, अगर स्टोरी बता दी तो आपके माइंड में ये फॉरएवर के लिए फीड हो गया, आप कभी नहीं भूलेंगे। ओके, तो अगर आपसे बात करता है मध्यकाल में सिजेरियन बेबी के नाम से कौन से शासक जाने जाते हैं, बहलोल लोदी हैं। अब अगर हम बात करते हैं क्या प्राचीन काल में भी कोई सिजेरियन बेबी के नाम से जाने जाते थे, तो बिल्कुल जाने जाते थे। हमने आपको पढ़ाया होगा, जो बच्चे कंटिन्यू हमसे जुड़े हुए होंगे, तो मैंने जब जो है पढ़ा रही थी, मैं आपको मौर्य काल जब पढ़ा रही थी तो मौर्य काल में बिंदुसार को भी सिजेरियन बेबी के नाम से जाना गया है। इन बिंदुसार का भी सीजर के द्वारा ऑपरेशन किया गया था। तो इस वजह से प्राचीन काल के सिजेरियन बेबी कौन कहलाते हैं, बिंदुसार कहलाते हैं। और मध्यकाल के सिजेरियन बेबी कौन कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं कौन, बहलोल लोदी। ओके, क्लियर हुआ। अब अगर हम इनके बचपन की बात करते हैं, बचपन का नाम क्या था इनका, बल्लू था। आपको पता है कि इनकी माँ का देहांत हो जाता है और जब इनकी माँ का देहांत हो जाता है तो इनके चाचा सुल्तान शाह इनका पालन पोषण करते हैं। क्या करते हैं, इनके चाचा जो है सुल्तान शाह इनका पालन पोषण करते हैं। और इनके चाचा की एक और खासियत थी, इनके चाचा का खुद का पुत्र होते हुए भी इन्होंने अपने पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया, बल्कि योग्यता को देखते हुए बहलोल लोदी को जो है अपना उत्तराधिकारी बनाया। ओके, बहुत बड़ी बात है ये चीज़, क्योंकि जब सत्ता का लालच आता है तो लोग ये नहीं, रिश्ते नहीं देखते हैं, वो सिर्फ अपने जो रक्त संबंध के जो संबंधी होते हैं उनको देखते हैं। तो इनकी खासियत क्या थी कि इनका जो है अपना पुत्र होते हुए भी अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया, बल्कि इन्होंने बहलोल लोदी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ठीक है, सबसे पहले इनको लाहौर का सूबेदार बनाया जाता है, लाहौर के बाद में इनको सरहिंद का सूबेदार बनाया जाता है। ओके, तो दो जगह की सूबेदारी इनको मिलती है। कहाँ कहाँ की मिलती है, लाहौर की मिलती है और सरहिंद की मिलती है। अब अगर हम बात करते हैं इनके राज्याभिषेक की, तो राज्याभिषेक भी इनका जो है 2 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है, इनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। लास्ट उसमें हमने आपको बताया था दिल्ली सल्तनत के और किस शासक का जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, तो
हमने आपको बताया था कि फिरोज शाह तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, और 2 बार राज्याभिषेक क्यों हुआ था उसके पीछे का हमने कारण भी आपसे एक्सप्लेन किया हुआ था। तो अगर हम बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत में बात करें, 2 शासक हो गए ना, फिरोज शाह तुगलक का 2 बार जन्म हुआ, फिरोज शाह तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक होता है, और बहलोल लोदी का भी 2 बार राज्याभिषेक होता है। ओके, तो इस तरह से 2 शासक हैं जिनका दिल्ली सल्तनत में 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। ठीक है, तो इनका राज्याभिषेक कब हुआ है? 19 अप्रैल 1451 ईस्वी में जो है इनका राज्याभिषेक होता है। और जब इनका राज्याभिषेक होता है तो लूट में जो माल प्राप्त होता है, तो उसी दौरान जो लूट में जो धन प्राप्त हुआ था, तो इन्होंने लूट का माल, सारा लूट वाला माल जो है अमीरों के मध्य वितरित कर दिया था। ठीक है, क्या किया था? अमीरों के मध्य वितरित कर दिया था। जबकि इसके पूर्व के अन्य शासक थे तो इन लोगों ने अपना परसेंटेज डिवाइड कर रखा था कि 30% शासक का होगा, बाकी जो 70% है तो जो सेना है, जो सेना के अधिकारी हैं, उनके बीच में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने राज्याभिषेक के दौरान जो लूट में धन मिला हुआ था, इस समस्त धन को अपने पास न रख करके अपने अमीरों के मध्य जो है बांट दिया था। ओके, अब अगर हम इनके शासन की बात करें कि इनका शासन कैसा था, तो इनके शासन की अगर बात करें तो ये भ्रातृत्ववाद पर आधारित था। अब वो भ्रातृत्ववाद आप समझ रहे होंगे कि क्या है। तो भ्रातृत्ववाद का मतलब है यानी कि शासन में प्रत्येक कर्मचारी को ये बराबर मानते थे, किसी को जो है छोटा या बड़ा नहीं मानते थे। ये सोचते थे कि शासन का प्रत्येक अधिकारी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, शासन में जो है प्रत्येक अधिकारी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, और इन्हीं अमीरों के माध्यम से, इन्हीं अधिकारियों के माध्यम से हमने इतना बड़ा जो है साम्राज्य खड़ा किया है। ऐसी सोच रखने वाला कौन था? बहलोल लोदी था। ओके, क्लियर हुआ? तो ये क्या है? भ्रातृत्ववाद, यानी कि एक भाईचारे की भावना जो है इसके मन में पनप रही थी, यानी कि समस्त अपने जो अधिकारी गण थे इनको अपने भाई के रूप में समझता था, यानी भाईचारा स्थापित करना चाह रहा था। ओके, तो इनका कैसा था शासन? भ्रातृत्ववाद पर जो है आधारित था। अब ये बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जो कि सिंहासन पर ना बैठ करके कालीन में बैठता था, यानी अमीरों के बराबर बैठता था। खुद का पद जो है अमीरों के बराबर ही समझता था, यानी कि उसको ये प्राउड नहीं था कि हम हैं, अगर शासक हैं तो हमारा पद ऊपर है, हम सिंहासन पर बैठे हैं। ऐसा इसके अंदर इस तरीके की कोई भावना नहीं थी। ये जो है अगर अमीर वर्ग नीचे बैठे होते थे तो ये भी नीचे ही बैठ जाता था, यानी कि ये कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठ करके इसने शासन किया, इसने कालीन पर बैठ करके शासन किया। ये सबसे बड़ी विशेषता थी किसकी? बहलोल लोदी की। ओके, क्लियर हुआ ना? अब इसके बाद में इसने अपने सरदारों को कैसे बुलाता था? मसनद ए आली कह करके बुलाता था, यानी संबोधित करता था। अपने सरदारों को क्या कहता था? मसनद ए आली। मसनद ए आली का मतलब होता है पुत्र। ठीक है, तो ये अपने सरदारों को क्या कह करके संबोधित करता था? मसनद ए आली कहकर संबोधित करता था। अगर बाय द वे कोई भी अमीर इससे रुष्ट हो जाता था तो ये उसके दूसरे दिन जो है उनको मनाने के लिए, उन अमीरों को मनाने के लिए बहलोल लोदी स्वयं उनके घर जाता था और उनको जो है उनसे बोलता था कि यदि आप हम